Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 22nd December 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Election Laws Amendment Act 2021. And this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो देखिए, हाल फिलहाल में हमारी पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है जिसका नाम है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट। तो अब ये पार्लियामेंट से पास हो गया है, प्रेसिडेंट इसको कुछ दिनों में साइन कर देंगे, तो अब ये बिल के बाद ये एक्ट बन ही जाएगा, इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल। अभी तो ये बिल के फॉर्म में है, बट अब जैसे ही इस प्रेसिडेंट इसको साइन करेंगे इट विल बिकम एन एक्ट रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। सो हमारी पार्लियामेंट ने इस कानून को पास कर दिया है। इस कानून का अगर एसेंस देखा जाए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर देखा जाए, तो वो ये है कि इट टॉक्स अबाउट इंटीग्रेटिंग इलेक्टोरल रोल्स, मतलब वोटर आईडी विथ आधार कार्ड। तो अब आधार को वोटर आईडी के साथ लिंक किया जाएगा एज ए रिजल्ट ऑफ दिस न्यू लॉ। और इस तरह का कानून लाने के लिए 105th रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस ने सजेस्ट किया था। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत आती है। उसके अंदर तीन अलग अलग डिपार्टमेंट, उसमें से ये एक डिपार्टमेंट है। तो आप समझिए, भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री के अंदर की एक डिपार्टमेंट है, उसने 105th रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन दिया था कि हमें आधार कार्ड को वोटर आईडी के साथ लिंक कर देना चाहिए। तो ये जो नया कानून लाया गया, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। ऑफ कोर्स सबसे पहला फीचर है ऑफ लिंकिंग इलेक्टोरल रोल्स विथ आधार कार्ड, और इसके लिए हमें सेक्शन 23 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में अमेंडमेंट लाना होगा। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें कुछ बातें लिखी गई थी कि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिटेल्ड में बातें होंगी, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें तो डिटेल में लिखी नहीं जा सकती, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मोटी मोटी बातें कि इस तरह से इलेक्शन होगा, इतने टाइम पे इलेक्शन होगा। फिर उन्होंने लिखा कि और बाकी जो इलेक्शन से रिलेटेड जो डिटेल्ड प्रोविज़न है वो पार्लियामेंट तय करेगी विथ हेल्प ऑफ अ लॉ, एंड अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट पास्ड दिस लॉ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। बाद में एक और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पास किया गया 1951। तो दो हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951 विच टॉक अबाउट इलेक्टोरल प्रोसेस। तो उसमें इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करने का, यानी कि वोटर आईडी को प्रिपेयर करने की तमाम डिटेल्ड प्रोसीजर लिखी गई है। तो अब जब आधार कार्ड को इलेक्टोरल रोल से लिंक करने की बात होगी इस कानून की मदद से, पहले जो सेक्शन 23 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 उसको चेंज किया जाएगा और वहाँ पे लिखा जाएगा कि नाउ इलेक्टोरल रोल्स हैव टू बी और वोटर आईडीज हैव टू बी लिंक्ड विथ आधार। इसके कुछ फ़ायदे क्या हो सकते हैं वो जरा देखते हैं। आधार को वोटर आईडी से लिंक करने से फ़ायदे हो सकते हैं कि द मेनेस ऑफ मल्टीपल इनरोलमेंट ऑफ द सेम पर्सन इन डिफरेंट प्लेसेस कैन बी कर्व्ड। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, एक वोटर आईडी बनवा लिया एक जगह पे, फिर दूसरे जगह जाके रहने लगे, वहाँ पे एक वोटर आईडी बना लिया। ऐसा नहीं है कि आप वोटर आईडी दूसरे जगह बनवा नहीं सकते, लेकिन उस केस में आपको अपना पहले जगह का वोटर आईडी चेंज कराना होगा। आपको वोटर आईडी ट्रांसफ़र करा सकते हैं, लेकिन लोग बोगस तरीके से कई जगहों पे मल्टीपल इनरोलमेंट कर देते हैं विथ हेल्प ऑफ देयर वोटर आईडी। आधार से लिंक हो जाएगा तो मल्टीपल इनरोलमेंट का प्रॉब्लम एड्रेस किया जा सकेगा, और जब मल्टीपल इनरोलमेंट का प्रॉब्लम एड्रेस होगा तो अपने आप जो बोगस वोटिंग होती है, फ्रॉडुलेंट वोटिंग होती है, उसको हम लोग एड्रेस कर पाएंगे। अदरवाइज एक ही इंसान अलग अलग जगहों पे जाके वोट कर देता है। उसके अलावा दूसरी जो बात लिखी गई है इस नए कानून में वो है रिगार्डिंग क्वालिफाइंग डेट। तो क्वालिफाइंग डेट क्या है वो ज़रा समझिए। हमारे देश में वोट देने का अधिकार हमें 18 साल की उम्र के बाद मिल जाता है। हर एक सिटीजन जो 18 साल की उम्र को अटेन कर ले उसको वोट देने का अधिकार है। लेकिन जो कट ऑफ डेट होती है वो होती है 1 जनवरी, यानी कि हर साल 1 जनवरी को ही वोटर आईडी जो है वो रिन्यू की जाती है, नए वोटर्स को उसमें इंक्लूड किया जाता है। वो इलेक्टोरल रोल को 1 जनवरी टू 1 जनवरी ही अपडेट किया जाता है और नए इलेक्टोरेट्स को वहाँ पे अपडेट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मान लीजिए आपका जन्म हुआ है 2 जनवरी को, तो आप 2 जनवरी को 18 साल
आपकी होगी एक पर्टिकुलर ईयर में जाकर के, 2 जनवरी को आपके 18 साल की उम्र पूरी होगी। आपका जन्म हुआ है, मान लीजिए 2 जनवरी 2000 को जन्म हुआ है आपका, तो 2 जनवरी 2018 को जाकर के 18 साल आपकी पूरी होगी। लेकिन कट ऑफ डेट है चूँकि 1 जनवरी, तो 1 जनवरी को चेक किया जाएगा कि कितने सारे लोगों का 18 साल का उम्र पूरा हो गया है। उन लोगों को वोटर लिस्ट में उनका नाम चढ़ाया जा सकता है। अब आपकी जन्म हुई है 2 जनवरी को, तो 1 जनवरी को तो आप 18 साल के हुए नहीं हैं, एक दिन कम है, तो उस दिन आपको वोटर आईडी में आपका नाम नहीं चढ़ाया जाएगा। अब अगले ही दिन आप 18 साल के हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगले ही दिन आपका नाम वोटर आईडी में चढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं होता है। अब आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले साल 2019 के 1 जनवरी को जब वोटर लिस्ट को फिर से रिन्यू किया जाएगा, तो उसमें आपका फिर से नाम अपडेट कराया जा सकता है, क्योंकि अब आपकी 18 साल की एज पूरी हो चुकी है। तो इससे होता क्या कि बहुत सारे ऐसे यूथ जिनकी 18 साल पूरी हो जाती है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कट ऑफ डेट विच इज़ 1 जनवरी, वो बहुत बार वोट नहीं कर पाते हैं। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ थी 2 जनवरी, अब आप उस साल जो भी इलेक्शन होगा उसमें आप वोट नहीं कर पाएंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है। एंड दिस वाज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सिंगल क्वालिफाइंग कट ऑफ डेट, दैट वाज 1 जनवरी। अब क्या किया गया है इस नए बिल की मदद से, 1 साल के अंदर 4 कट ऑफ डेट रखे जाएंगे या 4 क्वालिफाइंग डेट रखे जाएंगे, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर। तो समझ ही लीजिए कि हर 3 महीने में वोटर आईडी को अपडेट किया जाएगा, वोटर रोल को अपडेट किया जाएगा, ताकि यंगस्टर्स जिनकी 18 साल की एज पूरी हो चुकी है उनको वोट करने का अधिकार मिल जाए। उसके अलावा इस कानून की कुछ स्टेटमेंट्स इसमें बदले गए, इस कानून की मदद से कुछ टर्म्स बदले गए हैं, ताकि जो भी इलेक्शन से रिलेटेड नॉर्म्स हैं, प्रोविजंस हैं, उनको जेंडर न्यूट्रल बनाया जा सके। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सर्विस वोटर्स होते हैं। सर्विस वोटर्स कौन होते हैं पहले वो समझिए। बहुत सारे ऐसे आर्म्ड फोर्सेस या सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के लोग जो अपने नेटिव प्लेस से बाहर कहीं काम कर रहे होते हैं, सम आउटसाइड देयर स्टेट या फिर समटाइम्स पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, तो ये तमाम लोग कहे जाते हैं सर्विस वोटर्स। या भारत सरकार के एम्प्लॉय जो अपने नेटिव प्लेस से कहीं बाहर काम कर रहे हैं, तो ये सब कहे जाते हैं सर्विस वोटर। मतलब भारत सरकार के लिए सर्विस कर रहे हैं और कहीं बाहर काम कर रहे हैं, तो सर्विस वोटर कहे जाते हैं। सर्विस वोटर्स को अलग से नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि बहुत बार कैसा होता है कि सर्विस वोटर्स अपने जगहों पे जहाँ पे उनका वोटर आईडी में नाम है, वहाँ पे वो इलेक्शन के दिन नहीं पहुँच पाते हैं बिकॉज ऑफ द ड्यूटी गिवन टू देम अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मान लीजिए कि आप आसाम को बिलोंग करते हैं और आप IAS ऑफिसर हैं और आपकी पोस्टिंग केरला में है। आसाम में जिस दिन इलेक्शन है उस दिन तो आप आसाम आ नहीं पाएंगे, तो आपको वोट दिलाने के लिए, आपका वोट कैसे आए उसके लिए आपको एक अलग तरह का नाम दिया गया, अलग कैटेगरी में डाला गया सर्विस वोटर्स। और सर्विस वोटर्स के लिए बैलेट वोटिंग का प्रोसीजर है, यानी कि आप अपना वोट बैलेट में डाल करके भेजेंगे। तो एक सिस्टम है सर्विस वोटर्स को वोट दिलाने का। और सर्विस वोटर्स वो होते हैं जो भारत सरकार के लिए जॉब कर रहे होते हैं और किसी दूसरे जगह पे पोस्टेड होते हैं और इलेक्शन के दिन वो अपने नेटिव प्लेस पे नहीं पहुंच सकते। अब सर्विस वोटर्स के लिए कैसा है, एक लैंग्वेज यूज किया गया था अभी तक जो कानून था उसमें कि सर्विस वोटर्स एंड द वाइफ्स ऑफ सर्विस वोटर्स कैन यूज बैलेट वोटिंग और पोस्टल बैलेट वोटिंग फॉर कंडक्टिंग देयर वोट्स या पोस्टिंग देयर वोट्स। तो ये जो टर्म है ना, वाइफ्स ऑफ सर्विस वोटर्स, ये एक तरीके का आप समझिए कि ये एक तरीके का स्टीरियोटाइपिंग है कि माना जा रहा है कि सर्विस वोटर्स तो सब मेल ही होंगे, क्योंकि और वाइफ्स जो हैं वो तो नॉर्मली घरों में काम करती हैं, हाउ कैन दे बी सर्विस वोटर। तो ये जो लैंग्वेज था पहले, ये जो कानून था सर्विस वोटर्स को लेकर के जो प्रोविजंस थे, उसमें जो वर्ड्स लिखे गए थे कि सर्विस वोटर्स एंड द वाइफ्स ऑफ सर्विस वोटर्स कैन यूज द मेथड ऑफ पोस्टल बैलेट वोटिंग, उसमें ये जो टर्म था वाइफ्स ऑफ सर्विस वोटर, इसको चेंज करके अब लग दिया गया है स्पाउस ऑफ सर्विस वोटर। क्योंकि वाइफ्स ऑफ सर्विस वोटर एक तरीके का मेंटालिटी बताती है, प्रेजुडिस बताती है कि सर्विस वोटर्स तो मेल ही होते हैं और उनकी वाइफ जो होंगी उनको भी वोटिंग का अधिकार है थ्रू बैलेट पोस्टिंग। तो ये प्रेजुडिस को, ये एक सरकार की एक मेंटालिटी दिख रही है इस वर्ड से कि सर्विस वोटर्स एंड द वाइफ्स ऑफ सर्विस वोटर्स, ये प्रेजुडिस दिख रही है सरकार की तरफ से कि गवर्नमेंट भी प्रेज्यूम करके चलती है कि औरतें तो काम नहीं करती,
काम तो मेल करते हैं। तो अब इस प्रेजुडिस को एड्रेस करने के लिए अब इस वर्ड वाइफ्स ऑफ सर्विस वोटर को हटा करके लिख दिया गया है स्पाउस ऑफ सर्विस वोटर, जिसके साथ ही अब ये जो टर्म है वो जेंडर न्यूट्रल बन गया है। फिर से इस बिल पे आते हैं। इस बिल में तो मेन मुद्दा यही है कि आधार को लिंक किया जाए वोटर आईडी से। तो इसको लेकर के कुछ कंसर्न्स भी हैं, कुछ इसके क्रिटिसिज्म भी हैं इस नए बिल के। सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है कि आधार इटसेल्फ इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर सुप्रीम कोर्ट का 2015 का एक जजमेंट देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आधार कार्ड बनवाना इंडियन सिटीजन्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, इट्स प्योरली वॉलेंटरी। आप चाहें तो आधार कार्ड बनवा सकते हैं, ना चाहें तो ना भी बनवा सकते हैं। क्योंकि आधार को लेकर के डिस्प्यूट रेज किया गया था कि आधार में जो डाटा हम फर्निश करते हैं, बहुत सारे बायोमेट्रिक डाटा देते हैं, पर्सनल डाटा तो देते ही हैं, हमारा एड्रेस वगैरह ये सब, नाम, ये नंबर, ये सब बताती ही हैं। उसके अलावा हम बायोमेट्रिक डाटा भी देते हैं, जैसे कि आइरिस स्कैन वगैरह या थंब इम्प्रेशन देते हैं। तो ये बायोमेट्रिक डाटा हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए हमारे थंब इम्प्रेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है हमारे खिलाफ कोई फॉल्स पुलिस केस बनाने में। ये सब मामलों को लेकर के, यानी कि सरल शब्दों में कहें तो हमारे डाटा को लेकर के, राइट टू प्राइवेसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया गया कि हम अगर आधार नहीं बनवाना चाहते तो वाई गवर्नमेंट इज़ फोर्सिंग अस, इफ़ वी डोंट वांट टू शेयर आवर बायोमेट्रिक डिटेल्स विद द गवर्नमेंट, वाई द गवर्नमेंट इज़ फोर्सिंग अस। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक जजमेंट पे कहा था कि आधार कार्ड इज़ नॉट मैंडेटरी, इट्स प्योर वॉलेंटरी। कोई इंसान चाहे तो बनवा सकता है, अगर उसको अपने प्राइवेसी कंसर्न्स लग रहे हैं कि आधार से उसके प्राइवेसी कंसर्न्स हैम्पर हो सकते हैं, तो वो आधार कार्ड नहीं भी बनवा सकता है। एंड आधार विल बी मोस्टली यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट। अब सरकार कह रही है कि आधार को लिंक किया जाएगा वोटर आईडी से, तो कहीं ना कहीं यू आर मेकिंग आधार कार्ड मैंडेटरी। अगर वोटर आईडी से लिंक हो गया और जिनके पास आधार कार्ड है ही नहीं, वो तो डिसइनफ्रेंचाइज हो जाएंगे, मतलब उनको आगे से वोट करने का अधिकार नहीं रहेगा। सो दिस इज द सेकंड क्रिटिसिज्म, द फियर ऑफ मास डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, कि जिनके भी आधार नहीं है वो तो वोट ही नहीं कर पाएंगे। तीसरा कंसर्न है प्राइवेसी कंसर्न का, कि अगर आधार के डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ शेयर किए गए तो वो डाटा लीक होने के भी चांसेस हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आधार के जब डाटा आएंगे तो दैट डाटा माइट गेट लीक्ड। तो ये तीसरा प्राइवेसी कंसर्न है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी तमाम हमारे बायोमेट्रिक डिटेल्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाएंगे। अब देखो, बहुत सारे क्रिटिसिज्म जो होते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास तो वैसे ही हमारा थंब इम्प्रेशन होता है, वैसे ही हमारे बेसिक इन्फॉर्मेशंस होते हैं, पर्सनल डिटेल्स के नाम, एड्रेस। अब एक चीज़ यही है कि आधार के डाटा शेयर करने से क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो है हमारा बायोमेट्रिक, ये जो आँखों का आइरिस स्कैन भी चला जाएगा। बट देन देयर आर पीपल हु आर रेजिंग कंसर्न कि भाई इससे कैसा है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है बायोमेट्रिक या पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो लीक हो सकती हैं। देयर आर सम प्राइवेसी कंसर्न। तो अपोजिशन ने इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा, अपोजिशन जो भी पार्टियां उसको लेकर के, इस नए बिल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है। भारत सरकार ने उस पर साफ साफ जवाब देते हुए कहा कि देखिए, ये जो लिंकिंग है आधार का वोटर आईडी से, इसमें कहीं भी मैंडेटरी तरीके से हमने नहीं कहा है, इस कानून में हमने कहीं भी ये नहीं कहा है कि इट इज़ मैंडेटरी टू लिंक आधार विथ वोटर आईडी। ये जो लिंकिंग होगा दैट विल बी प्योरली वॉलेंटरी इन नेचर, जिसको लिंक करना है करे, जिसको नहीं करना है नहीं करे। एंड देयर इज़ नो रिस्क ऑफ डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। जिनका भी आधार से वोटर आईडी लिंक नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि उनको वोट करने का अधिकार नहीं होगा। तो ये दोनों जो अप्रीहेंशंस हैं वो बेसलेस हैं, ऐसा सरकार ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट गैब्रियल बोरिक एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि गैब्रियल बोरिक हाल फिलहाल में न्यूज़ में है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का सवाल एपीएससी प्रीलिम्स में इनसे रिलेटेड आ सकता है। उसके अलावा गैब्रियल बोरिक को लेकर के जो भी चीज़ें हम इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं वो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्या है न्यूज़, ज़रा देखिए। ये है चिली, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। आप देखिए, साउथ अमेरिकन कोस्टल कंट्री है चिली। चिली के काफ़ी यंग लीडर, स्टूडेंट लीडर गैब्रियल बोरिक, सिर्फ इनकी उम्र है 35 ईयर्स। ये चिली के प्रेसिडेंट बन गए हैं। and with this he has become Chile's youngest president and he is of course one of the youngest president of the world or political leader of the world. अगर गैब्रियल बोरिक की पॉलिटिक्स की स्टाइल देखी जाए तो इट इज़ कम्प्लीटली लेफ्टिस्ट, काफ़ी रिवॉल्यूशनरी अप्रोच है इनका।
थोड़े से मार्क्सिस्ट आइडियाज़ इनके दिखते हैं। और अगर इनका पॉलिटिक्स स्टाइल देखा जाए तो इन्होंने कौन कौन सी चीज़ों से, कौन किस किस मुद्दों से ये पॉपुलर हुए हैं वो भी ज़रा देखिए। ही कैपिटलाइज्ड ऑन द पब्लिक आउटरीच ओवर चिलीज मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक मॉडल्स। तो जो भी मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच हैं, जिसको हम लोग नियो लिबरल ऑर्डर भी कहते हैं, अब यहाँ से पॉलिटिकल साइंस ऑप्शंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मैं बातें कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए बाकी इन जनरल स्टूडेंट्स को ये बात याद रखनी है कि गैब्रियल बोरिक एक काफ़ी यंग लीडर है और ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं चिली के लिए, और यही एटमैक्स प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन स्टूडेंट्स को जानना होता है कि नियो लिबरल ऑर्डर, जिसको हम लोग मार्केट ऑर्डर भी बोलते हैं, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक ऑर्डर भी बोलते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो पूरे दुनिया भर में 1991 ऑनवर्ड से नियो लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है, मार्केट ओरिएंटेड ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है। अब कई सारे जगहों पे उसको लेकर के निगेटिव आउटकम्स देखे जा रहे हैं, इनइक्वालिटी, concentration of wealth in hand of few rich people while majority is suffering, majority is remaining poor, the poor do not have much option, ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। और इस कारण से कई सारे प्रोटेस्ट भी देखे गए अलग अलग देशों में, जैसे हाल फिलहाल में फ्रांस में देखा गया येलो वेस्ट प्रोटेस्ट, यूएस के अंदर भी इस तरह के प्रोटेस्ट देखे गए हैं। अब एक सबसे पॉपुलर प्रोटेस्ट है जिसको ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्ट कहते हैं। तो चिली के अंदर भी ऐसा ही कुछ माहौल बना हुआ है। चिली के अंदर भी कैसा है कि गरीबों और अमीरों के बीच में अंतर काफ़ी बढ़ गया है, इनइक्वालिटी, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, और गरीबों के इंटरेस्ट को सपोर्ट करने वाले आइडियाज़ लेकर के आते हैं, उस पर बातें करते हैं गैब्रियल बोरिक। हिज पॉलिटिक्स स्टाइल इज लेफ्टिस्ट, और उसी एजेंडे से ये इतने पॉपुलर हुए कि ही अल्टीमेटली बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ चिली। तो ही हैज़ कैपिटलाइज्ड ऑन द पब्लिक आउटरीच ओवर चिलीज मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक मॉडल। उसके अलावा हाल फिलहाल में एक जो सबसे स्पेसिफिक कारण जिससे बाद ये पॉपुलर हुए कि एक माइनिंग प्रोजेक्ट लाया जा रहा था चिली के अंदर, जिसके खिलाफ इन्होंने मैसिव पब्लिक मूवमेंट चलाया, ऑफ कोर्स इन फेवर ऑफ और फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज और अगेंस्ट द इकोनॉमिक मॉडल। इन्होंने कहा कि चिली को इस तरह के माइनिंग प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच लेने की ज़रूरत है। उसके बाद गैब्रियल बोरिक काफ़ी पॉपुलर हुए एंड अल्टीमेटली ही बिकेम प्रेसिडेंट। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन स्टूडेंट्स कैसे इस्तेमाल करेंगे इस पर्टिकुलर इवेंट का, वो आप इस तरह से देखिए। कभी भी आपसे अगर सवाल पूछा जाए निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ नियो लिबरल ग्लोबल ऑर्डर, वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इट हैज़ led to rise in inequality, concentration of wealth and protests across the world। एंड वहाँ पे फिर आप मेंशन कर सकते हैं कि rise of young leftist student leader as president in Chile is manifestation of protest against neoliberal global order। इतने यंग इंसान को लोगों ने प्रेसिडेंट बना दिया, कहीं ना कहीं लोगों का जो वर्किंग क्लास है उसका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है अगेंस्ट द नियोलिबरल ग्लोबल ऑर्डर या फिर इकोनॉमिक मॉडल। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about Belagavi dispute, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially from the subtopic interstate disputes। तो देखिए बेलागावी या बेलगांव ये एक छोटा सा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट रीजन है बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेलागावी। अब ये जो बेलागावी एरिया है यहाँ पे दोनों ही तरह के लोग रहते हैं, कन्नड़ बोलने वाले लोग भी रहते हैं और मराठी बोलने वाले लोग भी रहते हैं। जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया 1956 का, जिसमें लैंग्वेज वाज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग स्टेट बाउंड्रीज, लैंग्वेज वाज वन ऑफ द क्राइटेरिया। अब चूँकि इस बेलागावी में कन्नड़ बोलने वाले भी लोग हैं, मराठी बोलने वाले भी लोग हैं, लेकिन हुआ क्या कि बेलगांव वाज मेड पार्ट ऑफ Belgaum that was made part of the Mysore state which was later on renamed as Karnataka in 1973। तो यहाँ पे हैं तो मराठी भी, कन्नड़ भी, और बेलगांव को उस टाइम में मैसूर स्टेट का हिस्सा बना दिया गया, जो कि बाद में जिसको हमने नाम दिया कर्नाटका इन 1973। और इसी कारण से तब से यहाँ पे डिस्प्यूट होता है। यहाँ पे कई सारे इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जहाँ पे डिमांड किया जाता है कि बेलगांव को वापस से महाराष्ट्र का हिस्सा बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी महाराष्ट्र एकीकरण समिति, फॉर्म्ड इन 1948। इट हैज़ बीन फाइटिंग फॉर मर्जर ऑफ अबाउट 800 विलेजेज ऑफ बेलगांव फ्रॉम कर्नाटका इनटू महाराष्ट्र। बोलते हैं कि कम से कम ये 800 विलेज जहाँ पे ज़्यादातर मराठी लोग हैं, इसको तो कम से कम कर्नाटका से निकाल करके महाराष्ट्र में मर्ज कर दिया जाना चाहिए। हुआ क्या, बाद में 2014 में कर्नाटका सरकार ने बेलगांव का नाम बदल करके बेलगावी कर दिया।
तो अब इसको बेलगावी भी कहते हैं, लेकिन पॉपुलरली तो आज भी इसको लोग बेलगांव ही कहते हैं। इसको लेकर के हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने बेलगांव को लेकर के एक सजेशन भी दिया था कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, बेलगांव के टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट है, जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है तब तक बेलगांव को एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर देना चाहिए। लेकिन अभी भी बेलगांव इट इज़ विथ कर्नाटका एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। बेलगांव से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। बेलगांव का जिक्र जब भी आए तो आपको याद आना चाहिए कि बेलगांव के अंदर ही, जिसका नाम अब बेलागावी है, और बेलगांव के अंदर ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की 39th सेशन कंडक्ट कराई गई थी ऑन 26 एंड 27 दिसंबर 1924। और ये बेलगांव सेशन अकेला ऐसा सेशन है जिसके प्रेसिडेंट महात्मा गांधी थे। तो इट इज़ ओनली ऑन वन ओकेजन महात्मा गांधी वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड दिस वॉज दिस बेलगांव सेशन, 39th सेशन। तो हिस्ट्री प्रीलिम्स में आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको थोड़ा ये हिंट्स पढ़ना होगा, उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज़ अबाउट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू डिफरेंट स्टेट्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज़ पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में समझते हैं। देखिए, ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है ये भारत सरकार देती है टू मैनी अंडर डेवलप्ड स्टेट्स विच आर फेसिंग जोग्राफिकल एंड सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। तो ऐसे तमाम स्टेट्स जिनके कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर्ड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर जोग्राफी, हिली टेरेन्स, या फिर हिस्टोरिकली वो थोड़े से बैकवर्ड हैं, वैसे स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें कई सारे फैक्टर्स को देखे जाते हैं, जैसे कि हिली टेरेन, स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल बॉर्डर। तो जिसमें जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हिली एरियाज है वहाँ का डेवलपमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इंटरनेशनल बॉर्डर जहाँ हो वो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस हो, नॉन वाइबल स्टेट फाइनेंस, जो मतलब टेक्निक हिस्टोरिकली वहाँ के जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप ना हो, तो इन सब के बेसिस पे किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा सकता है। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो ये जो कॉन्सेप्ट था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, इट वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन 1969 बाय 5th फाइनेंस कमीशन विच डिसाइडेड टू प्रोवाइड सम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू डिसएडवांटेजियस स्टेट्स। तो कुछ ऐसे स्टेट जो थोड़े बैकवर्ड हैं उनको थोड़ा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के आया 5th फाइनेंस कमीशन। और इस 5th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि जो भी बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनको थोड़ा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए। और उसके बाद जो प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन थे उस टाइम के, डॉक्टर गाडगिल मुखर्जी साहब, उन्होंने एक फार्मूला बनाया कि किस फार्मूले के बेसिस पे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। तो इसी के लिए इसको कहा जाता है गाडगिल मुखर्जी फार्मूला। तो गाडगिल मुखर्जी साहब ने एक फार्मूला बनाया। 5th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि बैकवर्ड स्टेट्स को आइडेंटिफाई करें और उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दें। गाडगिल मुखर्जी साहब ने फार्मूला बनाया कि क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए और किस तरह से हमें बेनिफिट देना चाहिए। तो गाडगिल मुखर्जी साहब ने ये सब तमाम क्राइटेरिया डिफाइन किए, हिली टेरेन, स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल बॉर्डर, और उन्हें तरीके बताए कि किस तरीके से स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को फ़ायदा दिया जा सकता है। तो वहाँ पे टैक्स ब्रेक्स का फ़ायदा दिया जा सकता है। टैक्स ब्रेक्स मतलब कि वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने वाले बिजनेसेस को टैक्स में राहत दी जा सकती है इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वाले एरिया में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री वहाँ जा कर के अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएं। तो टैक्स ब्रेक्स दिया जा सकता है। स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड्स लगाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं इन एरियाज़ में ताकि वहाँ का डेवलपमेंट हो। रिजर्वेशन इन लोकल गवर्नमेंट जॉब्स दिया जा सकता है फॉर द लोकल पीपल। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वहाँ बनाए जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। 5th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि हमें कुछ बैकवर्ड स्टेट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना चाहिए। प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन गाडगिल मुखर्जी साहब ने बताया कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए बैकवर्ड स्टेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको किस किस तरीके से बेनिफिट दिया जा सकता है। टैक्स ब्रेक्स दिया जा सकता है, वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोले जा सकते हैं जैसे IITs वगैरह, IIMs वगैरह, ताकि वहाँ का डेवलपमेंट हो। लोकल लोगों को लोकल एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकती हैं, रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और इस बेसिस पे आज के टाइम में माना जा सकता है कि 10 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। आगे आप देखेंगे कि स्पेशल कैटेगरी का स्टेट नो लॉन्गर इज़ इम्पॉर्टेंट, उसको ख़त्म कर दिया गया है।
लेकिन अभी भी आप मान सकते हैं कि 10 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। दीज आर द 10 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं प्लस उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर भी पहले इसका हिस्सा था, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर इस तो नो लॉन्गर इन स्टेट, इसलिए अब वो इसके अंदर नहीं आता है। अभी देखिए हुआ क्या, 5th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कॉन्सेप्ट लाया गया था। 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को ख़त्म कर देना चाहिए। इट रिकमेंडेड टू इफेक्टिवली रिमूव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, क्योंकि हुआ क्या कि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो मामला है वो पॉलिटिसाइज होता जा रहा था। हर स्टेट डिमांड कर रहा था, जैसे आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो, ये डिमांड करे कि हमें भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डाल दो। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि लेट अस एंड दिस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर द स्टेट्स, और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया 2015 में, जिसके साथ ही फॉर्मली स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया। एंड दैट इज़ वाई गाडगिल मुखर्जी फार्मूला इज नो लॉन्गर वैलिड। अब कोई भी स्टेट इस ग्राउंड पे आर्ग्यू नहीं कर सकता कि गाडगिल मुखर्जी फार्मूले के हिसाब से हम भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आने चाहिए, तो हमें भी दो स्पेशल कैटेगरी, हमें भी स्पेशल ट्रीटमेंट दो। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ऑफिशियली देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ऑफिशियली इसको ख़त्म कर दिया गया है। 14th फाइनेंस कमीशन ने इसको ख़त्म कर दिया है और भारत सरकार ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन अभी भी कई सारे बेनिफिट्स भारत सरकार इन सारे स्टेट्स को देती है अलग अलग तरीके से। तो अभी इनको अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आप नहीं कह सकते हैं ऑफिशियल टर्म में, क्योंकि ये टर्म या कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया गया है आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। लेकिन अभी भी भारत सरकार इन तमाम स्टेट्स को, इन 10 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी से ट्रीट करती है इन वन वे और द अदर। फॉर एग्जांपल सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में इन तमाम स्टेट्स को 90% पैसा भारत सरकार देती है सीधा सीधा, और 10% पैसा लोन के फॉर्म में देती है, जबकि वही बाकी जो जितने भी स्टेट्स हैं उनको बस 60% पैसा भारत सरकार देती है और 40% लोन की तरह देती है। इनको क्या मिल गया, 90% पैसा सीधा सीधा मिल गया विदाउट एनी लाइबिलिटी, और बस 10% का लोन इनके ऊपर आया। और दूसरे शब्दों में कहें तो इन तमाम स्टेट्स को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए खाली 10% पैसा मिलाना होता है, 90% भारत सरकार देती है, जबकि बाकी सारे स्टेट्स को 40% पैसा अपने पास से मिलाना होता है, जबकि 60% भारत सरकार देती है। तो ये आज भी फ़ायदा है इन तमाम स्टेट्स को, जो पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हुआ करते थे। तो भले नाम ख़त्म कर दिया है, लेकिन कुछ बेनिफिट्स तो आज भी हैं। फॉर एग्जांपल 30% ऑफ सेंटर्स ग्रॉस बजट इज गिवन टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। कंसेशन ऑन एक्साइज ड्यूटी, तो भारत सरकार जिन जिन मुद्दों पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है उनमें कंसेशन दे देती है इंडस्ट्रीज़ को कि भाई आप इस जगह पे अगर आप इंडस्ट्री लगाओगे तो हम आपसे एक्साइज ड्यूटी कम लेंगे या नहीं लेंगे। तो इस तरीके से भारत सरकार अभी भी ये जो 10 बैकवर्ड स्टेट्स हैं, हिली स्टेट्स हैं, स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं, इनको स्टेट्स हैं, इनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार काम कर रही है। लेकिन ऑफिशियली दे आर नो लॉन्गर कॉल्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, क्योंकि जो गाडगिल मुखर्जी फार्मूला है इट इज़ नो लॉन्गर वैलिड ऑफिशियली। और मौजूदा न्यूज़ देखा जाए तो अभी आपको पता है कि असम लेजिस्लेटिव असेंबली की विंटर सेशन चल रही है, और विंटर सेशन के दूसरे दिन शिव सागर के से जो एमएलए हैं असम लेजिस्लेटिव असेंबली में, अखिल गोगोई जी, इन्होंने असम सरकार से सवाल पूछ लिया कि भाई आप हमें बताइए कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ख़त्म होने के बाद से असम सरकार के फाइनेंसेस पे क्या असर पड़े हैं, क्या पैसा कम हुआ है, भारत सरकार से आने वाला पैसा कितना कम हुआ है, वो सब बताइए। उस पर जवाब देते हुए स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग जी ने कहा कि देखिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बदलने से खाली नाम में अंतर आया, इट इज जस्ट चेंज इन नोमेनक्लेचर, लेकिन असम सरकार को किसी भी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हुआ नहीं है। जो तमाम बेनिफिट्स पहले मिल रहे थे वो अभी भी मिल रहे हैं, खाली नाम बदल दिया गया है। ऐसा अब हम नहीं कहते कि वी आर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस या स्टेट्स, बट अभी भी तमाम बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, और which of the following statements are true about Organization of Islamic Cooperation? It is the second largest organization after United Nations. Absolutely correct. The organization is collective voice of Muslim world. This is also correct. And India is an observer member of the organization. This is wrong. We are not even an observer member. So the correct answer is option A, 1 and 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.